अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमन से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बरें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो चाइना गए हैं। लेकिन अब वो चाइना क्या करने के लिए गए हैं, अहले सिंध और अहले कराची वालों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो दिल आपका खुशी से झूम उठेगा, अगर ज़रदारी साहब ने इसके ऊपर पानी ना फेरा तो। दूसरे नंबर पे जनाब, आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है ख़बर कि मिशाल यूसुफ़ज़ई और शहबाज़ गिल का बड़ा ख़तरनाक किस्म का ऑडियो या कॉल जो है वो लीक हो गई है, जिसमें पता चला है कि दोनों का असल में पसे पर्दा धंधा क्या है, वो मैंने आज आपको सुनवानी है। इसके साथ ही मतीउल्लाह जान जो हैं, उनको उनके चैनल ने धक्के मार के निकाल दिया है। मतीउल्लाह जान ने आखिर ऐसा कौन सा मुल्क दुश्मन काम किया था जिसकी वजह से चैनल ने उनको निकाल दिया है, उसके बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। इसके साथ ही पेट्रोल प्राइसेस, बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर भी बात होगी, और उसके खिलाफ बनने वाले ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि अब भी अगर हम ना बोले तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खुदा न खास्ता कि शायद आने वाले दिनों में आपको अंडा भी 1000 रुपये का मिलेगा, एक अंडा। बहरहाल जनाब, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जनाब आली, आज की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो मुझ समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों को शदीद तकलीफ़ में मुब्तला किए हुए है। आप यकीन करें कि इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं सुबह के 4 बजे कर रही हूँ। लाहौर में इस वक्त हल्की हल्की बारिश है, लेकिन तपिश इस कदर ज़्यादा है कि मैं अल्फाज में आपको बयान नहीं कर सकती। अब आप अंदाज़ा ये करें कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं और बिजली की जो प्राइसेस हैं, जिस तरह से बढ़ रही हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं ख़बर देख रही थी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। जो सीमेंट की एक बोरी 850 रुपये की आती थी, वो 1100 रुपये की हो गई है। सोचें, आगे ऑयल की प्राइसेस, घी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। यानी ज़ाहिर बात है कि जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं तो हर चीज़ महंगी होती है। गोल्ड महंगा हो गया, हर चीज़ मतलब एक ज़माना आएगा कि वो जैसे होम इकनॉमिक्स की लड़कियां जो हैं वो बताती थी ना कि पिछले ज़माने में इस चीज़ को ये कहते थे। अब जो ज़माना आएगा ना, बल्कि इसी ज़माने में लोग मेरे ख्याल से दालों की भी तस्वीर लगा के बताएंगे कि ये दालें हुआ करती थीं, क्योंकि अब तो दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। अब तो लोग बेचारे पता नहीं किस हालत और किस हंगर का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसे में जनाब, आपको पता है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी 26 रुपये, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 50 से 55 रुपये मज़ीद लेवी लगाने के बारे में तजावीज़ जो हैं वो आ रही हैं। अब अगर मज़ीद और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप सोचें क्या होगा। और एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब जो ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी ईरान ने किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए, पाकिस्तान की सालिसी को कबूल नहीं किया। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो ये है कि जी सालिसी को ना सिर्फ कबूल किया है, बल्कि दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बातचीत कर रही हैं। लेकिन बात फिर वही है कि क्या उस बातचीत का आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो क्या वापस वो अपनी पहली वाली प्राइस पे वापस आती है। यानी 200 समथिंग जो हमारा पेट्रोल था, क्या आपको लगता है कि वो पेट्रोल वापस उस प्राइस के ऊपर आएगा? मतलब अगर नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले वो लोग होंगे जो आवाज़ उठाएंगे इसके ख़िलाफ़। हमें इसके ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाना चाहिए, और आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग इस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको गुजरांवाला के अंदर 5 माह पहले खुलने वाली पीकाबू जो है, पीकाबू के नाम से जनाब एक बेकरी है या ये कोई एक शॉप है जो खुली थी, जिसके बारे में आज सोशल मीडिया पर जब मैंने खबरें देखी तो पता चला कि ये ख़त्म हो गई है हमेशा हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि इनको बिजली का बिल आया जी 17.5 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं कि जिस बेकरी को 17 लाख रुपए बिजली का बिल आएगा और फिर उसने उसका रेंट भी पे करना होगा शॉप का, तो सोचें कि वो बेचारे कमाएंगे कहाँ से। तो ऑब्वियसली लोगों ने बंद ही करना है। हमारे मुल्क के अंदर जितने भी आईपीपीज़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूट के खा लिया, और जिन लोगों ने इनके साथ मुआहदे किए थे ना, पता नहीं वो कौन लोग थे और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते थे। वो आईपीपीज़ के बारे में मुझे एक और ख़बर भी पता चली है कि शायद ये उनका लास्ट ईयर है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जितना हम तंग कर सकते हैं हुकूमत को भी, लोगों को भी, हम उतना तंग करके जाएँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसी साल इन आईपीपीज़ से जान छुड़वा लेती है तो फिर शायद हमें सुकून का सांस मिले, वरना बिजली आए या ना आए, हमें जो है बिजली के बिल्स के अंदर टैक्स की मद में इन आईपीपीज़ को पैसे देने ही पड़ते हैं। अब आप ज़रा सुनिएगा, 102 यूनिट, सिर्फ 102 यूनिट के बदले में 11,800 रुपये बिल आया। और महकमा कमेटी के इजलास में कामिल आगा जो हैं वो पावर डिवीजन के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा किया करें कि आप ये जो लोग हैं ना, हम जैसे लोग जो बिजली ख़रीद के जो हम लोग बिजली ख़रीदते ही हैं ना, हम बिल पे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ना इनको सारिफीन ना कहा करें, बिजली के सारिफीन ना कहा करें, आप इनको बकरा कहा करें। और सच्ची बात यह है कि हम बकरा ही बने हुए हैं।
بلی کا، قربانی کا، آگے ویسے بھی بقرہ عید آ رہی ہے، اور یقین کریں پچھلے سال جو بکرا 1 لاکھ روپے میں مل رہا تھا نا، وہ اس سال 2.5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مطلب ایک عام بندہ جو مڈل کلاس پاکستان کا ہے، وہ اب بیچارہ قربانی بھی نہیں کر سکے گا۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ صرف اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سولر کے اوپر یہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ کو لائسنس لینا پڑے گا، اس کے اوپر ہم سمیت، آپ سمیت جتنے بھی لوگوں نے ٹرینڈ بنایا، آواز اٹھائی، اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑی شرم آئی، اور گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ اب جتنے بھی 25 kV تک کے جو سولرز ہوں گے ان کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ فائدہ ہے آپ کے اور ہمارے آواز اٹھانے کا، کم از کم آواز سنی تو جائے۔ اگر ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کرنا بند کر دیں گے، ہماری آواز جانا بند ہو جائے گی، تو پھر وہ سب کچھ ہوگا کہ بس بلی کا بکرا ان کو بنایا تو بنائے رکھو۔ تو اب ہمیں بجلی کی قیمتوں پہ، پیٹرول کی پرائسز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ روزانہ اپنے بلاگ میں اس پہ آواز اٹھاؤں، اور آپ لوگوں نے میرا اس میں ساتھ دینا ہے۔ چلیے، اب میں نے بلاگ میں اور بھی بہت ساری خبریں دینی تھیں، لیکن اگلی خبر پہ جانے سے پہلے بس اتنا بتا دوں کہ دل بہت دکھا ہوا تھا، تو آبویسلی بات تو کرنا بنتی تھی، اور ظاہری بات ہے ہم آواز اٹھائیں گے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی۔ اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ خبر چل رہی ہے کہ مطی اللہ جان، جو کہ ایک صحافی تھے پہلے، اور پھر اچانک سے ان کو یوتھیا وائرس لگ گیا۔ اس کے بعد وہ جو جیسے زومبی وائرس لگ جاتا ہے، ایسے ان کو جب سے وہ وائرس لگا تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں اور حرکات کرنا شروع کر دیں، اور پی ٹی آئی سے کوئی منسلک ہو اور وہ آپ کی ریاست کے خلاف، آپ کے ملک کے خلاف کام نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیٹ ورک ایسا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوست اپنے دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یا پھر ان کے دوست ہی ایسے ہیں یا ان کے سپانسرز ہی ایسے ہیں جو کبھی بھی ملک کے حق میں کوئی بات ہو تو اس کو وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ اب میں بات کری ہوں مطی اللہ جان کی، کہ ان کے بارے میں بڑی سمپتھی آ رہی ہے جناب سوشل میڈیا پہ، کہ مطی اللہ جان جو ہے وہ نیوز کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور ان کو اس چینل نے دھکے مار کے نکال دیا۔ اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی، لیکن یہ تو ویسے ایک سمبل کے طور پہ تصویر ہے، ایک AI جنریٹڈ، ویسے حقیقت یہی ہے کہ ان کو نیوز نے نکال دیا ہے۔ لیکن کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے، سب لوگ بڑی سمپتھی دکھا رہے ہیں کہ اوہ مطی اللہ جان کو نکال دیا گیا، وہ ایک صحافی ہے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ کیسے موقع پہ؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے مذاکرات کروا رہا ہے، اور ان مذاکرات کو کور کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو ایسے موقع پہ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہوگا جہاں پر مطی اللہ جان نے جناب کیا بری حرکت کی کہ ان تمام انٹرنیشنل صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست مخالف بیانیاں بنانا شروع کر دیا، اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس عمران خان سے متعلق جو ہے وہ دینی شروع کر دیں، جبکہ معاملات تو یہ تھے ہی نہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا تو آیا ہوا تھا اس چیز کو کور کرنے کے لیے کہ پاکستان اپنی میڈیشن کے تھرو کتنا پازیٹیو کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی بدنامی کروائی اس شخص نے، اور جب یہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی تقریریں کر رہا تھا اس میڈیا کے سامنے، تو پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ تھے انہوں نے اس شخص کی مٹی پلید کی، اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے انہوں نے لکھا کہ جناب ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر چینل حرکت میں آیا، اور چینل نے کہا کہ بھائی آپ کو فریڈم آف سپیچ کا حق ہے، آپ کچھ بھی بولیں، لیکن آپ کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے خلاف پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان کے خلاف باتیں کریں اور ریاست کے خلاف باتیں کریں، لہٰذا ان کو نکال دیا گیا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ ان کی جو ٹرمینیشن ہوئی ہے کیا صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ سدھر جاتے ہیں یا نہیں سدھرتے؟ بہرحال مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مطی اللہ جان جو ہیں وہ واقعی جب ایک سچے صحافی ہوا کرتے تھے تو شہباز گل کے ساتھ ان کی بڑی بحث ہوئی تھی، اور شہباز گل کو انہوں نے آئینہ دکھایا تھا کہ جب سچے صحافی ہوا کرتے تھے تو ٹوٹی پھوٹی ایک گاڑی ہوا کرتی تھی ان کے پاس، اور ایک مرتبہ ایک سیاسی شخصیت جب ان کے گھر پہ گئی تو ان کا گھر جو ہے وہ اس قدر بوسیدہ اور اس قدر خراب تھا کہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی مالی حیثیت کیا ہے، اور اب ان کے پاس جب انہوں نے PTI کو جوائن کیا تو نئی گاڑی بھی آ گئی، لش پش چیزیں بھی آ گئی، اور گھر بھی بڑا خوبصورت کر لیا، جس کے بعد سب کو سمجھ آتا ہے کہ اسپانسرشپس کہاں سے آ رہی ہیں۔ بہرحال اب چلتے ہیں اگلے ولاگ کی اگلی خبر پہ۔ یہ اگلی جو خبر ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ مشال یوسف زئی اور شہباز گل ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آڈیو کال یا آڈیو میسج جو ہے وہ لیک ہو گیا ہے، جس میں دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر بڑے گندے گندے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں شہباز گل جو تھے وہ ان کے اوپر عمران خان اب ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، اور شہباز گل ہی وہ شخص تھے جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا،
शहबाज गिली वो शख्स था जो हूँ ढींचू ढींचू करके सांस उखड़ने का बहाना करके इस मुल्क से फ़रार हो गया। और शहबाज गिली वो शख्स था जिसने पीटीआई को कहा था कि आप ये ट्रेंड बनाइए कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा ना दे, और फिर आईएमएफ के ऑफिस के बाहर इस बंदे ने धरना भी करवाया था। यानी हर वो चीज़ जो मुल्क दुश्मनी में आती है इस शख्स ने की थी। शहबाज गिली वो शख्स है जिसने अपनी बीवी को पाकिस्तान के खर्चे पे पीएचडी करने के लिए भेजा, और बाद में इसकी बीवी जो है वो हमेशा के लिए अमेरिका में फ़रार हो गई, मतलब वो वहाँ रह गई, पाकिस्तान नहीं आई, और फिर उसने आगे स्पॉन्सरशिप के थ्रू जो है वो इनको बाहर बुला लिया। और शहबाज गिल जो है यही वो शख्स है जिसके बारे में रेहाम खान ने ये बताया था कि इसने इमरान खान का ब्लूबेरी फ़ोन जो है वो चुराया था। अब मज़ेदार बात यह है कि मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं उनके ऊपर बुशरा बीबी को बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मिशाल यूसुफ़ज़ई के ऊपर बुशरा बीबी जो हैं वो समझ लें कि उनको वो अपना राइवल क्यों समझती हैं, या पीटीआई के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा समझा जाता है कि ये किसी 2 नंबर तरीके से खातून जो है आई हैं, और इनके ऊपर ये इल्ज़ामात इनके अपने साथी लगाते हैं कि ये जनाब लड़कियाँ सप्लाई करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी खातून के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोलती, ये मैं नहीं कह रही, ये शहबाज गिल कह रहे हैं। तो आप ज़रा इनकी ऑडियो सुने कि दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या कुछ कह रहे हैं। हैव अ लुक। लोगों की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाते। मेरे लिए तो आप छोटी बहन है, लेकिन मुझे लोगों ने कहा कि आप सेनेटर बनी है क्योंकि आप ड्रग्स और लड़कियां सप्लाई करती हैं लोगों को, इसलिए आपको सेनेटर बना दिया गया। अब मुझे तो पता है ये बात बिल्कुल बकवास है, लेकिन अगर किसी के कहने के ऊपर यकीन कर लें कि किसी ने मुझे फोन करके कह दिया और मैं इस पे पोजीशन ले लूं और मैं बाद में इसको एक सबूत के तौर पर भी साबित करूं कि फलां बंदे ने मुझे कहा था, मुझे ये काम फलां ने दिया था, या आपने पहले भी मेरे से जाती हैसियत में बात की थी और मैंने तब भी आपको ये कहा था कि मेरा इस अकाउंट से कोई लेना देना और वास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपको इस बात की समझ नहीं आती तो फिर मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि आपके बारे में हर तरह के लोग बातें करते हैं, और मेरे बारे में भी करते होंगे, किसी और के बारे में भी करते होंगे। तो हम लोगों की बातों के ऊपर यकीन करके किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास वाकई कोई सबूत है कि मेरा कोई एजेंडा इसमें रन किया है या मैंने कोई बात इसे कह के करवाई है, तो फिर आप जरूर उसको सामने रखें। अगर इस अकाउंट ने किसी को ये क्लेम किया है तो कल को ये अकाउंट क्लेम करेगा कि मैं इससे पैसे भी लेता हूँ या मैं इससे ड्रग्स लेता हूँ, जैसे आपके बारे में लोग बहुत सारे उल्टे सीधे क्लेम करते हैं, तो क्या उन सबको मैं मान लिया करूँ कि किसी ने मुझे फोन करके कह दिया? तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। आप अभी नई आई हैं, सियासी हिसाब से अभी आप कंडे से निकली हैं, सियासी हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे आप हमारे लिए मोहतरम है, छोटी बहन है, इतने ज्यादा पंगे ना लिया करें, हर जगह को नहीं पड़ जाते, हर इंसान को नहीं पड़ जाते, हर चीज को नहीं पड़ जाते। थोड़ा सा हौसला रखें अपने अंदर। अभी थोड़ा आप इस पार्टी में आई हैं, अभी थोड़ा सा बड़ी हों सियासी तौर पर, चीजों को समझें और खींच के बीच में खान साहब को ना ले आया करें फौरी तौर पर। सभी को फिक्र है खान साहब की, जाहिर है वो अंदर है, बीबी भी अंदर है। अगर खान साहब बाहर होते तो हो सकता है बहुत सारे हम में से इस ग्रुप में ही ना होते, हो सकता है मैं ना होता, हो सकता है आप ना होती। तो इसलिए हर चीज को ऐसे घुमाया मत करें, हर चीज को ऐसे आपका नाम कोई जिक्र हो रहा है ना, आपसे रिलेटेड कोई बात है, गौहर खान के बारे में कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैंने उन्हें मशवरा दिया, उन्हें अच्छा लगेगा ट्वीट कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा ट्वीट नहीं करेंगे। सलार खान का नाम बीच में इस्तेमाल हुआ है, सलार खान को लगता है कि झूठ बोला गया है तो वो कह देंगे झूठ बोला गया है। अच्छा, सबको लगता है कि भाई कुछ भी नहीं कहना चाहिए तो खामोश रहें। मैंने तो एक मशवरा दिया, आप हम दुम के ऊपर खड़ी हो गई हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। जी, तो आपने देखा, वही कहते हैं ना कि मज्जा दियाँ भैना होंदियां ने, तो मुनाफिक का साथी होता है, और पीटीआई से रिलेटेड और वो इस तरह की गंदी बातें ना करे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बहरहाल आप लोगों ने फैसला करना है। ऑडियो मैंने आपको सुना दिया है, अब चलते हैं व्लॉग की अगली खबर पे। अगली खबर ये है कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, पीस टॉक्स में वो शामिल नहीं थे। क्या रीज़न्स थी वो तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो चाइना गए हुए हैं। लेकिन चाइना वो करने क्या गए हैं? बेसिकली वो मरियम नवाज़ से इंस्पायर होकर वहाँ चले गए हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो चाइना गई और उन्होंने बहुत सारे मुआहदे किए, और उसमें बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि जिन लोगों को स्टेज 1 और 2 का ब्रेस्ट कैंसर है, उनके लिए मरियम नवाज़ वहाँ से चाइना से एक मशीन लेकर आई जो बिना सर्जरी के नॉन इन्वेजिव तरीके से लोगों को ठीक कर देता है, मतलब उनको किसी किस्म की फिर रेडिएशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको याद होगा बहुत अरसे से हम लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि जब भी कराची का जिक्र आता है और कराची का समंदर मुझे याद आता है, और जिस कदर वो डर्टी और गंदा हो चुका है, और जिस कदर कराची जो है वो कचराची बन चुका है, तो उसके बाद जो मेरे दिल में दुख और तकलीफ़ आती है कराची को देख कर, मेरा दिल हमेशा से दुखता है कि जनाब इन लोगों ने कराची को उजाड़ के रख दिया है। और कराची के बारे में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कराची को बिल्कुल दुबई जैसा होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर तो कचरा तक उठाने को, कराची को ओन करने को कोई तैयार नहीं है। कराची के अंदर सड़कें नहीं हैं, और फिर उनका समंदर देख के जो एक दिल में ख्याल आता है कि यूँ तो तरसा हूँ मिसाली एक कतरे के लिए, ज़िंदगी के दश्त में बहता हुआ दरिया हूँ मैं। शुक्र है कि जरदारी साहब को ख्याल आ गया है। आपको पता है कि जरदारी साहब चाइना करने क्या गए हैं? तो बेसिकली जरदारी साहब जो हैं वो दौरा चीन इसलिए करने गए हैं कि समंदर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के लिए गए हैं। समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा चाइना की तरफ से, और अगर ये हो जाता है तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरा कराची पानी को तरस रहा है।
وہاں پہ ٹینکر مافیا جو ہے وہ پیسے کس قدر لیتا ہے آپ کے سامنے ہے. لوگ بیچارے وہاں پہ ٹھیک طرح سے نہ نہا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں. گدلا پانی جو وہاں پر آتا ہے اس سے وہ کپڑے دھوتے ہیں. میں خود کراچی میں رہ کر آئی ہوں تو کراچی کی حالت سے میں واقف ہوں. ویسے صفائی ستھرائی کا نظام وہاں پہ پھر بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر کراچی کے اندر پراپر سڑکیں ہوتی تو جیسے ہمارے پنجاب میں یہاں پہ سڑکیں دھلتی ہیں، نہر کے پانی کو لے کے یا دریا کے پانی کو لے کے دھلتی ہیں نا سڑکیں، وہاں پر چاہتے تو وہ سمندر کے پانی کو استعمال کر کے بھی جو ہے وہ دھو سکتے تھے سڑکیں. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سڑکیں ہیں ہی کہاں. وہاں تو گڈھے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر اس پہ پانی پھینکا تو وہ گاڑیاں پوری پوری اندر چلی جاتی ہیں، دھس جاتی ہیں. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو قابل عمل کر لیتے ہیں کہ واقعی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا جو کہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا. اور کراچی کے افراد کو میں نے یہ خوشخبری دی ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. تو ان کو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.